संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी के हिंदी बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। वो खबर या तो राजनीति की हो या स्पोर्ट्स की हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय खबर हो, हर बड़ी खबर की जानकारी आपको दी जाएगी, तो हो जाइए तैयार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के घर पर केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने छापा मारा है। यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसी ने एफसीआरए के एक मामले में की है। आइए जानते हैं मामला क्या है, वहीं दुर्गेश पाठक ने इस बारे में क्या कहा है। ये तो आप बता रहे हो जी, उन्होंने नहीं बताया, तो आपके पास ज़्यादा जानकारी है, मेरे पास कम जानकारी है। उन्होंने तो मुझे ऐसी कोई बात बताई नहीं जो आप इतना डिटेल में बता रहे हो। आपने कई सारी टर्मिनोलॉजी भी इस्तेमाल की। मैं तो गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मुझे तो टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। कनाडा और दूसरे देशों से 155 लोगों ने चंदा दिया था और जो पासपोर्ट दिए गए थे उसके अगेंस्ट वो सिर्फ 77 लोगों का। ये भी बताया जा रहा है कि एक के पासपोर्ट पे 2 लोग, 3 लोग, 4 लोगों ने पैसा दिया है, वो आपके पास आया है। मैं फिर से कहूँगा, ये मुझे आप बता रहे हो, उन्होंने नहीं बताया मुझे। उन्होंने मुझे कोई जानकारी नहीं दी, ये सारी जानकारी आप दे रहे हो। हाल ही में आपके पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक को 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी का गुजरात सह प्रभारी नियुक्त किया गया था। अब उन पर सीबीआई ने एक्शन ले लिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आपके गुजरात में बढ़ते प्रभाव से डरी हुई है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनावों में 5 सीटें मिली थी। सीबीआई द्वारा ये कार्रवाई विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में की गई। इससे पहले ईडी ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि 2014 से 2022 के बीच आपको विभिन्न देशों से लगभग 7 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। इसमें 2016 में कनाडा में आयोजित एक कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका आयोजन दुर्गेश पाठक ने किया था। सीबीआई द्वारा दुर्गेश के घर पर रेड मामले में संजय सिंह ने कहा, गुजरात में आपकी बढ़ती ताकत से बीजेपी घबराई हुई है। दुर्गेश पाठक को गुजरात का सह प्रभारी बनाए जाने के बाद सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची है। ये राजनीति से प्रेरित और मन गढ़ंत का मामला है। गुजरात में बीजेपी की हालत पतली है और जनता असंतुष्ट है। आप इस तरह की धमकियों से नहीं डरेगी और लड़ाई जारी रखी जाएगी। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। आतिशी ने कहा, सीबीआई रेड कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बीजेपी की डर से निकली हुई साजिश है। बीजेपी जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई से उन्हें हिला दिया है। आप नेता अनुराग ढांडा ने भी अनुराग पाठक पर सीबीआई के एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के गुजरात सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के यहाँ सीबीआई की रेड चल रही है। कुछ दिन पहले ही उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया है और तुरंत बीजेपी सरकार की ये बौखलाहट बता रही है कि बीजेपी डर रही है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी संदीप पर सीबीआई एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पिछले गुजरात चुनाव की वजह से भाजपा की केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया था और अब संदीप को गुजरात की जिम्मेदारी मिली है, तो आज सीबीआई ने उनके घर पर छापा मार दिया है। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश में घमासान मचा हुआ है, उसे भारत संयुक्त राष्ट्र में भी लागू कराएगा। इसके लिए उसे 3 देशों का साथ भी मिला है। दरअसल भारत ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व के आधार के रूप में धर्म और आस्था जैसे नए मानदंडों को शामिल करने के प्रयासों की आलोचना की है। उसने कहा है कि ये क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के स्वीकृत आधार के पूरी तरह विपरीत है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने कहा, प्रतिनिधित्व के लिए धर्म और आस्था जैसे नए मानदंडों को आधार बनाने का प्रयास क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के बिल्कुल विपरीत है, जो संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व के लिए स्वीकृत आधार रहा है। टिप्पणी करने से पहले हरीश ने G4 देशों ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत की ओर से एक वक्तव्य दिया, जिसमें समूह ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एक
स्वीकृत प्रथा है जो संयुक्त राष्ट्र में समय की कसौटी पर खरी उतरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे तर्क की विस्तारित एवं नई सुरक्षा परिषद प्रभावी नहीं होगी, वास्तविक सुधारों को रोकने का प्रयास है। उन्होंने कहा उचित कार्य पद्धतियों और जवाबदेही तंत्र युक्त नई परिषद अहम वैश्विक मुद्दों पर सार्थक ढंग से काम करने में सक्षम होगी। G4 ने कहा वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का जो स्वरूप है वो एक अन्य युग का है, वो अब मौजूद नहीं है और वर्तमान की भू राजनीतिक परिस्थितियां इस स्वरूप की समीक्षा की मांग करती हैं। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। शेष 10 सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना जाता है। भारत पिछली बार 2021-22 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में परिषद में शामिल हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए ब्राजील के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान शिवराज सिंह ने ब्राजील में टमाटर के खेत में सिंचाई की व्यवस्था देखी और कम पानी में ज्यादा सिंचाई की तकनीक की जमकर तारीफ की। कृषि मंत्रियों की बैठक के इतर शिवराज सिंह चौहान ब्राजील के खेत को देखने गए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ब्राजील प्रवास के दौरान कई तरह के अनुभवों और तकनीकों से समृद्ध होने का अवसर मिल रहा है। मैं यहां आकर खेती देख भी रहा हूं और इससे जुड़ी कई नई चीजें भी सीख रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे यहां पर टमाटर और मक्के की खेती देखने का मौका मिला। यहाँ सारा सिस्टम मैकेनाइज्ड है। उन्होंने कहा, ब्राजील में टमाटर के खेत में सिंचाई की व्यवस्था देखी। यहाँ कम पानी में ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था की गई है। खेत आप देख रहे हैं, यहाँ मक्का लगाया हुआ था, मक्का हार्वेस्ट कर लिया। जैसे मैंने बताया था, मशीन से हार्वेस्ट किया तो भुट्टा अलग चला गया और पेड़ जो पौधा होता है वो अलग चला जाता है। लेकिन ये जो बचा हुआ पौधे का हिस्सा है, इसको जलाते नहीं है, इसी में मिला देंगे बखरनी करके, जिससे ये खाद बन जाएगा और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाएगा। तो ये तो वैसी बात है, आम के आम गुठलियों के दाम, इससे खाद बनाएंगे, इसको जलाएंगे नहीं। टमाटर की खेती हो रही है, मैंने यहाँ की सिंचाई के सिस्टम को देखा है, वो आप सामने खड़ा देख रहे होंगे। एक मशीन है, उसमें यूरिया का टैंक है, वो यूरिया पानी में घोला जा रहा है और पानी में घोल के इस पाइपलाइन के जरिए, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम पिवोट। इसमें आप देखें कि स्प्रिंकलर लगे हुए हैं और इन स्प्रिंकलर से इस टमाटर में पानी दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भारत और ब्राजील के संयुक्त प्रयास वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जारी आधिकारिक बयान के अनुसार ब्राजील के साओ पाउलो में कृषि से जुड़े स्थानीय कारोबारी समुदाय के 27 लोगों के साथ बैठक के दौरान कृषि मंत्री शिवराज ने ब्राजील की कृषि, खासतौर से कपास और सोयाबीन की कटाई में मिशनरी के इस्तेमाल की तारीफ की और इन क्षेत्रों में सहयोग की उम्मीद जताई। शिवराज सिंह चौहान ने ब्राजील के कृषि समुदाय को भारत आने का न्योता देते हुए कहा कि इससे आपसी अनुभवों को और आगे बढ़ाने और तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 अप्रैल को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले भी ईडी ने मंगलवार और बुधवार को रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटों तक सवाल जवाब किए थे। ईडी की पूछताछ से पहले रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया और बताया कि वो कब राजनीति में कदम रख सकते हैं। राजनीति में आने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, भाजपा सिर्फ
इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। देश की जनता सब समझती है। मैंने ईडी के हर सवाल का जवाब दिया है। मैं ऐसा इंसान हूं कि जितना मुझे दबाया जाता है मैं उतना ही और मजबूत होकर सामने आता हूं। मैं लोगों की आवाज उठाना कभी बंद नहीं करूंगा। जब से मैंने कहा है कि मैं राजनीति में आऊंगा, तभी से भाजपा ने मेरे खिलाफ नीची राजनीति शुरू कर दी है। लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं। मैं जरूर राजनीति में आऊंगा और कांग्रेस को मजबूत करूंगा। मैं जनता की बात उठाना बंद नहीं करूंगा। एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी के समन और पूछताछ को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पूछताछ अभी भी चल रही है। ये वही पुराने सवाल हैं जिनका जवाब मैं 2019 में दे चुका हूँ। इनका कोई ठोस आधार नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। खुद भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुझे इस मामले में 2 बार क्लीन चिट दी थी, तो अब मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? उसी दिन जब नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, तो ये सब भाजपा का राजनीतिक प्रचार और ईडी का गलत इस्तेमाल लगता है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा से जिस मामले में पूछताछ कर रही है वो साल 2018 से जुड़ा है। ये केस गुरुग्राम के तौरू इलाके के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर हुआ था। उन्होंने 1 सितंबर 2018 को खेर की दौला थाने में मामला दर्ज कराया था। शिकायत के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 120, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज है। बाद में इसमें धारा 423 भी जोड़ी गई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने बुधवार को वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई में बेहद अहम टिप्पणियां की हैं। आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान कहा है कि जब बेंच किसी मामले की सुनवाई के लिए बैठती है तो जज भूल जाते हैं कि वो किस धर्म से हैं। उनके लिए दोनों पक्ष एक समान होते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की एक दलील पर सीजेआई ने उन्हें टोकते हुए ये बात कही। वक्फ कानून के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं में बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई गई। कोर्ट इस आपत्ति पर ही सुनवाई कर रहा था। सीजेआई संजीव खन्ना के साथ जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार भी बेंच में शामिल थे। केंद्र का पक्ष रखने के लिए एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे। कोर्ट ने संशोधन कानून के सेक्शन 14 और 9 को लेकर केंद्र से सवाल किए, जो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की अनुमति देता है। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या सरकार हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में मुस्लिम या किसी और अल्पसंख्यक को शामिल करने की इजाजत देगी। बेंच के दोनों जज ने भी तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर का जिक्र करते हुए उनसे पूछा कि कितने हिंदू मंदिरों के बोर्ड में गैर हिंदू शामिल हैं। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने भी कहा कि अभी तो एक ही उदाहरण याद आ रहा है, वो हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है, जिसका संचालन सिर्फ हिंदू समुदाय ही कर रहा है। एसजी मेहता ने इस पर कहा कि वो उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन मंदिर का वैधानिक पर्यवेक्षण एक कमेटी करती है, जिसमें मुस्लिम हो भी सकते हैं और नहीं भी। उन्होंने बताया कि संशोधित कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड के सदस्यों में सिर्फ 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने बेंच के तर्क पर कहा कि अगर इस लॉजिक से सोचे तो मौजूदा बेंच में वक्फ कानून मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है। सीजेआई ने उन्हें वहीं टोका और कहा, नो सॉरी मिस्टर मेहता, जब हम सुनवाई के लिए बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस धर्म से हैं। हमारे लिए दोनों पक्ष एक समान होते हैं, लेकिन जब धार्मिक मामलों की देखभाल करने वाली परिषद को लेकर सुनवाई कर रहे हैं तो हम सवाल भी उठा सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि कल को किसी हिंदू मंदिर या हिंदी बंदोबस्ती ट्रस्ट में रिसीवर नियुक्त किया जाना हो, वहां गवर्निंग बोर्ड के सभी सदस्य हिंदू हैं, तो आप जजों के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं और कैसे सवाल उठा सकते हैं
कि वो किसी पृष्ठभूमि से आते हैं। एसजी मेहता ने कहा कि उनका ये इरादा ये सुझाव देने का नहीं था कि सुनवाई के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के जज होने चाहिए। सीजेआई ने एसजी से कहा कि वक्फ एक एडवाइजरी बोर्ड है, तो उनमें सब मुस्लिम क्यों नहीं हो सकते हैं। मेहता ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बॉडी का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक्स एफिशियो सदस्यों के अलावा 2 ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि आपका मतलब है कि 22 में से सिर्फ 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसके बाद एसजी मेहता ने हलफनामा दिया कि बोर्ड में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम की ही इजाजत है। वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर आज यानी गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी वक्फ की स्थिति जैसी की तैसी ही रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करे और उस पर प्रत्युत्तर अगले 5 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। सीजेआई ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही न्यायालय में उपस्थित होंगे। हम यहाँ केवल 5 ही चाहते हैं, अन्य को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा। हम नाम का उल्लेख नहीं करेंगे। इससे पहले एसजी तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त मांगा था। मेहता ने कहा था कि प्रतिवादी सरकार 7 दिनों के भीतर एक संक्षिप्त जवाब दाखिल करना चाहती है और आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्रित द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ समेत वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया कि अभी एक्ट के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की टीम ने 73 याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मुस्लिम निकायों और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक सिंघवी, सीयू सिंह कोर्ट में दलील रखी। इन्होंने कल यानी बुधवार को भी इस पर सुनवाई हुई थी। बेंच ने केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर नाराजगी जताई थी और केंद्र से पूछा कि क्या वो हिंदू धार्मिक न्यासों में मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है। आईपीएल 2025 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया पर बड़ी कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बोर्ड ने गौतम गंभीर के करीबी और भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को निकाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल खत्म हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हुए खराब प्रदर्शन और ड्रेसिंग रूम से लीक हुई बातों को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने यह कड़ा कदम उठाया है। अभिषेक नायर के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ट्रेनर सोहम देसाई की भी टीम से छुट्टी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 3 साल से ज्यादा समय से टीम से जुड़े हुए थे, इसलिए नियमों के अनुसार अब उनकी जगह नई भर्ती की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बावजूद बीसीसीआई ने सिर्फ 8 महीने के भीतर अभिषेक नायर को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रिपोर्ट की माने तो फिलहाल अभिषेक नायर और फील्डिंग कोच टी दिलीप की जगह किसी भी दूसरे कोच को नहीं लाया जाएगा, क्योंकि सितांशु कोटक पहले से ही बैटिंग कोच के तौर पर टीम से जुड़े हुए हैं। वहीं रायन टेन डेस्काटे असिस्टेंट कोच की भूमिका निभा रहे हैं और उन्हें फील्डिंग कोच की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि टीम इंडिया के ट्रेनर सोहम देसाई की जगह एक भर्ती की जा सकती है, उनकी जगह एड्रियन ले रॉक्स ले सकते हैं। फिलहाल वो आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले वो कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी काम कर चुके हैं। बता दें कि बीसीसीआई की ओर से इनमें से किसी भी फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अभी उसकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि आना बाकी है। फिलहाल ट्रेनिंग असिस्टेंट राघवेंद्र दयानंद गरानी, फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन, मसाजर अरुण कनाडे, चेतन कुमार, राजीव कुमार, टीम
ऑपरेशंस मैनेजर सुमित मल्लापुरकर, एक सिक्योरिटी मैनेजर समेत और कई लोग टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के तौर पर शामिल हैं। तो दर्शकों, हिंदी के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए, बने रहिए 4 साइड्स टीवी के साथ और देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।